तो शुरू करें। देखो, डेटाबेस डेटाबेस माने है ऐसी जगह जहां पे हम डेटा को रखते हैं, मतलब डेटा का बेस। अगर हम अपने कंप्यूटर में एक टू डू लिस्ट भी बनाते हैं या कोई कैलकुलेशंस भी करते हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स कैलकुलेशंस हो गई, या हम कोई फॉर्म भरते हैं, कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो वो डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा होता है। तो वो जो डेटा जिस जगह पे स्टोर हो रहा है वो एक तरीके से क्या है, बेस है। एक ऐसा बेस जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो हो गया डेटा बेस। अब कई कई जगह पे कई कई अलग अलग हिसाब से जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। और वो डेटाबेस अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो हमारे पास लिस्टेड यहाँ पे 11 टाइप्स के डेटाबेस हैं, जिनको हम लोग बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस के अंदर। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इन डेटाबेस को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझाया इस वीडियो में। इनको वास्ट वे में हर डेटाबेस को अलग अलग मैंने 3 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर बना पढ़ा रखा है। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सेंट्रलाइज डेटाबेस। सेंट्रलाइज डेटाबेस हमारा कहता है कि सारी चीजें एक ही जगह पर स्टोर होती हैं, उनका दूसरी जगह पर कोई भी लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहां पे मेन हेडक्वार्टर में एक सर्वर लगा हुआ है, सारा डेटा वहीं पे स्टोर हो रहा है, जिसको भी एक्सेस करना है वो वहीं से करेगा। ऐसा डेटाबेस हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दूसरा डेटाबेस हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हमारा कहता है कि हमने चीज़ों को अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर कर रखा है, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं जैसे वो साथ में काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हो। हम लोग अलग अलग जगह से पैसे निकालते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरी जगह से पैसे निकालते हैं, हमारा जो मेन बैंक अकाउंट है वहां पे भी वो चीज अपडेट हो जाती है। जबकि हम एटीएम के थ्रू दूसरे बैंक के दूसरा डेटाबेस एक्सेस कर रहे थे, पर वो सिंक्रोनाइज होकर ऐसा चल रहा था कि हमारे बैंक अकाउंट के डेटाबेस में भी वो सेम हो गया। इस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये फ्लेक्सिबल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है। मतलब इसमें डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, हमेशा ऐसे टेबल की फॉर्म में नहीं होता। अनस्ट्रक्चर्ड से मेरा मतलब है जैसे हमारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो गई, हमारी प्रोफाइल्स हो गई, उसमें फ्रेंड्स, इमेजेस, पोस्ट, जो कुछ भी हम अपलोड करते हैं वो एकदम अलग फॉर्म में होता है, वो कोई टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं कराया जाता है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के भी वीडियोज एंड फोटोज वैसे ही स्टोर कराए जाते हैं। तो जब हमारा कोई भी स्ट्रक्चर डेटा नहीं होता है, लार्ज अमाउंट का अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, तो हम एनएसक्यूएल डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारा क्लाउड डेटाबेस। जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या हमको एक फिजिकल सर्वर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एक्सेल में कैलकुलेशन करनी है तो मुझे एक लैपटॉप लग रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज लेकर उसमें ही सीधे डेटाबेस एक्सेस कर सकता हूं और उसको खरीद कर इस्तेमाल कर सकता हूं। उसके बाद मैं खाली अपने मोबाइल से भी किसी एक मेजर काम को जो कंप्यूटर में किया जाता है वो वहां पे कर सकता हूं। ऐसा ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। तो ऐसा डेटाबेस जो कि क्लाउड में स्टोर है और आप उसको इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो, वो होता है क्लाउड डेटाबेस। इसके बाद आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस। यहाँ पे डेटाबेस ऐसे ही टेबल्स में रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। मान लीजिए ऐसी दो टेबल हो, उन दो टेबल को आपस में कनेक्ट किया जाए। स्टूडेंट टेबल है, टीचर टेबल है, और हमने कहा कि टीचर नंबर ये जो है ये पूरे स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो हम उसको क्या है, मैच करा लेंगे। मतलब जहाँ पे अलग अलग टेबल्स को आपस में रिलेट करके डेटा को मैनेज कर लिया जाए, उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कह सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। फिर आता है हमारा नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस जो होता है वो ग्राफ लाइफ स्ट्रक्चर में कंबाइन होता है। मान लीजिए आपका एक कोई भी एक ऑथर है, उसने कोई बुक लिखी, तो उसने बुक 1 लिखी होगी, बुक 2 लिखी होगी, बुक 3 लिखी होगी, और ये जो बुक 3 है ये किसी पब्लिशर से बिलोंग करती है, किसी पब्लिशर से बिलोंग करती है, पर ये ए वाला इससे भी बिलोंग करता है, ए वाला इससे बिलोंग करता है। मतलब जब कई सारे इंटरलिंक्ड नेटवर्क एक साथ ज्वाइन होते हैं, जहां पे मान लीजिए आपका ए बी सी ज्वाइन है, बी ए सी ज्वाइन है, सी बी ए ज्वाइन है, और बी ए सी भी ज्वाइन है, बी सी ए भी ज्वाइन है। इस तरीके से जब ज्वाइनिंग होती है, कई सारे लिंक आपस में जुड़े होते हैं, तो नेटवर्क डेटाबेस इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट बना दिया है स्टार्ट नाम का, एक कार है उसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट नाम का हमने बना दिया है। अब हमारे पास कार ए है, बी है, सी है, सबका पैटर्न स्टार्ट होने का सेम ही होता है। तो अब ए इसको कॉल कर लेगा, मतलब जैसे हम लोग नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं,
सेम वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी काम करता है। जब हमें कुछ स्टोर कराना हो या हमने एक कॉमन चीज स्टोर करा रखी है उसे रिकॉल कराना हो, तो ए बी इसको कॉल करा लेगा, बी भी इसको कॉल करा लेगा, सी भी इसको कॉल करा लेगा। मतलब ये कॉमन मेथड है तीनों के लिए। लेकिन अगर हम इसे अलग अलग कराते तो हमें ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी अलग अलग करना पड़ता, जो कि कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होता। तो जब हम कॉमन चीज से कई सारी चीजों को मैनेज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। फिर आता है हमारा हायरार्किकल डेटाबेस। हमारा हायरार्किकल डेटाबेस हमारी ट्री स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे कंपनी में सीईओ जी हैं, उनके अंदर में 2-3 मैनेजर हैं, उनके अंदर में कई सारे एम्प्लॉयज हैं। तो क्या है कि एक पेरेंट है, उसके कुछ चाइल्ड है, उसका एक चाइल्ड है, मतलब हर चाइल्ड का एक पेरेंट होगा, कोई ना कोई। जो मेन पेरेंट होगा वही खाली अकेला होगा, उसके चाइल्ड होंगे ही होंगे। तो इस वे में जब डेटा चलता है तो वो चलता है हायरार्किकल डेटाबेस के अंदर। फिर आता है हमारा पर्सनल डेटाबेस, जो हम लोग अपने कंप्यूटर में, मैंने पहले बताया था कि आप अपने टू डू लिस्ट बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ तक कि एक्सेल में इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो भी आपकी पर्सनल डेटाबेस के अंदर आती है। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस। ऑपरेशनल डेटाबेस जो होता है वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रियल टाइम एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपकी अगर एक शॉप है, उसमें आपके पास 50 टी शर्ट का स्टॉक है, जैसे ही एक टी शर्ट बिकेगी वैसे ही उसका स्टॉक 49 हो जाएगा बिलिंग करते ही। अगर आपके पास जीन्स है वो माइनस हो जाएगी, सेल्स माइनस हो जाएगी। हम लोग एप्स देखते हैं, ग्रोसरी एप्स, जिसमें तुरंत आउट ऑफ स्टॉक आता है 2 चीज खरीदने के बाद। तो एक तरीके से वो क्या है, रियल टाइम डेटाबेस है, जो कि कैलकुलेशन लगातार चलाता रहता है और लगातार कैलकुलेट करता रहता है। फिर आता है हमारा इंटरप्राइज डेटाबेस। इंटरप्राइज डेटाबेस लार्ज स्केल डेटाबेस है, जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े इंटरप्राइजेस इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रलाइज डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई सारी डिविजन्स, इन्वेंट्री, सेल, कितने एम्प्लॉय है, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, अपनी पेमेंट्स, डेबिट, क्रेडिट, फलाना धमाका, सब कुछ इसके अंदर स्टोर करते हैं। वो होता है इंटरप्राइज डेटाबेस। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा था, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने देता हूँ। और मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया, आगे जाके मैंने इसको बिगेस्ट फॉर्म में पूरी प्लेलिस्ट में एक एक डेटाबेस को अलग अलग एग्जांपल के साथ डीपली एक्सप्लेन किया है। स्क्रीनशॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और आप इस तरह से देख सकते हैं, मैंने सेंट्रलाइज डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इन सब चीजों को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं कांत पाठक, आप देख रहे हैं अनबीटन यूट्यूब लर्निंग चैनल। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस